हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि यूपीएसआई के लिए पॉलिटी करनी है, तो मैं पॉलिटी की घटना चक्र लेके आई हूँ। इसमें मैं पहला चैप्टर करा रही हूँ, भारत का संवैधानिक विकास। इसके मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करा दूँगी। 1 और 2 दो पार्ट कराऊँगी। तो बने रहिएगा, दोनों पार्ट आप अच्छे से देखिएगा और अपना कमेंट करिएगा। तो चलते हैं आप क्लास की तरफ। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन करके ये चैप्टर है, इसको करते हैं। जब हम लोगों का संविधान बन रहा था, बनने से पहले जो चीज़ें हुई थी, कंपनी जो रूल लेके आई थी कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी जो, वो ये रूल्स सारे लेके आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रेगुलेटेड होगी, कैसे नियंत्रित होगी। उसको लेके बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ताज ने जो शासन था, उन्होंने रूल बनाए थे, वही इस चैप्टर में है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। पहली हेडिंग ये है, भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ये जो है 1773, दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है, ये दो पार्ट हैं। तो ये दोनों पार्ट हैं। इसको मैं आज ये वाला पार्ट करा दूँगी, ये वाला, फिर ये वाला मैं कल करा दूँगी। ओके। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853 तक, ये वाला पार्ट मैं आज करा दूँगी। फिर ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक में जो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आए वो होंगे उसमें, तो वो मैं करा दूँगी। तो चलिए ये वाला कर लेते हैं, कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो ये है, इसमें थोड़ी थ्योरी दी गई है, उसके बाद क्वेश्चन है, आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, जो 1773 का फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ था, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। ठीक है, अभी तक बंगाल का गवर्नर रहता था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था, पद नाम दिया गया। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, उसको उसकी हेल्प के लिए 4 सदस्य की एक परिषद बनाई गई, जो गवर्नर जनरल बन गया उसके लिए, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसीसी क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। तो ये इम्पोर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे? प्रथम गवर्नर जनरल। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी नेम, बस आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल, ये सब, और काउंसिल, तो ये याद कर लो। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। आप लोगों को पता होगा कि बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बिहार में बंगाल की प्रेसिडेंसी में मिला के ही ये गवर्नर जनरल बनाया गया था। तीनों को एक में मर्ज कर दिया गया था, तो उन सबका कार्यभार अब गवर्नर जनरल ही संभालेंगे, तो वो चीज़ है। इस एक्ट के तहत कलकत्ता 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट में जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद करना है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसमें शायद दिया नहीं गया है, मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा एम्पे था। ठीक है, एलिजा एम्पे आप याद कर लेना। उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश से कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। तो ये इसका था इम्पोर्टेंट। 1773 का पूरा इसमें ये करा दिया गया है इन्होंने कंप्लीट। सीधा सीधा आप लोग देखिए क्या क्या था उसमें। 4 फैक्ट निकले। पहला फैक्ट तो ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया,
पहले गवर्नर जनरल नहीं होता था, पहले गवर्नर होता था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। पहला फैक्ट ये। और फिर एक दूसरा फैक्ट ये निकला है कि वॉरेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल क्या लग गया? जनरल। क्या लग गया? जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और दूसरा फैक्ट ये निकला कि हाई कोर्ट, सॉरी बार बार बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और एक चीज़ ये निकली कि जो भी भारतीय थे उनसे कंपनी के कोई भी अधिकारी कोई भी उपहार वगैरह नहीं लेगा। ठीक है, रिश्वत या उपहार नहीं लेगा। तो ये 4 चीज़ें हो गई। और प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी प्रथम जो थे वो एलिजा एम्पे बने थे। ओके, और अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। पृथक्करण मतलब अलग अलग, व्यापारिक कार्य अलग और राजनीतिक कार्य अलग। ठीक है, इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई। मतलब इस एक्ट में निदेशक मंडल, जो निदेशक मंडल था उसको कंपनी के व्यापारिक मतलब कमर्शियल राइट्स किसको दे दिए गए? निदेशक मंडल को। तो अधीक्षण की अनुमति दे गई, परंतु राजनैतिक जो काम होते थे वो मामले के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्ट था उसको व्यापार करने की चीज़ें दे दी गई और राजनैतिक मामले के प्रबंध नियंत्रण बोर्ड को दे दिए गए। ठीक है, और इसका गठन किया गया। तो 2 चीज़ें की गई 1784 में। 2 चीज़ें हुई हैं, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामले दिए गए और राजनीतिक मामले नियंत्रण बोर्ड को दिए गए। ऐसे समझ लीजिए, राजनैतिक का मतलब होता है राजा बनना। क्या? पॉलिटिकल चीज़ें जो होती हैं, पॉलिटिकल, तो वो चीज़ें कौन कर पाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल कर लेगा पब्लिक को, जनता को, वही राजनीतिक मामलों के मामले में अच्छा है, वही पॉलिटिकल चीज़ें कर पाएगा। जो भी नेता चीज़ों को कंट्रोल करना जानता है वही अच्छा होता है। तो आप राजनीतिक मामलों से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये समझ लेना नियंत्रण करना जानना चाहिए उसको। और इसमें क्या था, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापार करने के लिए निदेशक लिखा है, तो आप ऐसे निर्देश याद कर लीजिए कि निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो हमें व्यापार आना चाहिए। तो व्यापार जब हम करने सीखते हैं तो हमें हर कोई इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। निर्देश दिए, व्यापार किया, निर्देश दिए तभी हमने व्यापार किया। और कंट्रोल करना सीखा तो हम राजा बने। बस ये ऐसे आप याद कर सकते हो, ये भूलना नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की 2 बातें अहम थी जो आपको मैंने बता दी। अब 1786 के अधिनियम के द्वारा 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया? 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को जो था विशेष परिस्थितियों में, कुछ कंडीशंस दी गई होंगी, में अपने परिषद के जो परिषद निर्णय लेगी, जो 4 सदस्य की जो परिषद बनाई गई थी, उनके डिसीजन को निरस्त कर सकता है या लागू कर सकता है। ये किसके ऊपर है? गवर्नर जनरल के ऊपर। मतलब ये एक पावर दे दी गई गवर्नर जनरल को कि जो उसकी परिषद है उसके अगेंस्ट भी जा सकता है, उसके डिसीजन को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो ये हुआ 1786 के अधिनियम में। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल को प्रधान माना गया है, अलग से पावर्स दी गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जिन्होंने पुलिस के लिए भी काम किया है। इनको पुलिस का जनक भी माना जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले इनको पावर मिली, प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई इनको। समझ रहे हो, पुलिस में भी शक्तियाँ दी जाती हैं, इधर भी शक्तियाँ ले रहे हैं। ये काफ़ी पावर वाली चीज़ें कर रहे हैं कॉर्नवालिस। और अभी रुकना, हाँ,
अब 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये तो आपको पता ही होगा, 1793 में कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ये भी आपको पता होगा। तो कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हाँ जी, इसमें क्या हुआ था, 1793 में 20 वर्ष के लिए मोनोपोली मिली थी, 20 वर्ष के लिए एकाधिकार मिला था चार्टर एक्ट में 1793 वाले में। बल्कि 1813 के चार्टर एक्ट में चाय और चीनी का व्यापार छोड़ के, चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो छोड़ के सारे अधिकार उनके निरस्त कर दिए गए थे। भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था इनके। ठीक है, तो वो चीज़ है। और शिक्षा पर 1 लाख खर्चे के लिए 1813 में 2 चीज़ें हुई हैं। एकाधिकार छीन लिया गया है, सिर्फ चाय और चीनी का बचा है। और 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख शिक्षा के जो खर्चा हुआ था वो भी ऐड कर लेना, वो भी हुआ था। 1 लाख प्रतिवर्ष शिक्षा पे खर्च 1813 के एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट को पढ़िए आप। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जनरल वनरल हटा के सारी चीज़ें, भारत का संपूर्ण गवर्नर जनरल अब वो पूरा इंडिया का है। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, अंग्रेज़ों ने पूरी इंडिया को कब्जे में ले लिया है। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। देखो, बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग बना था। अगर बंगाल की बात आती है तो आप ऐसे एज अ ट्रिक ये चीज़ें आप भूल जाओगे, तो ऐसे समझ लो, वी फॉर बंगाल और बी फॉर वॉरेन हेस्टिंग, वी फॉर वॉरेन हेस्टिंग, ऐसे आप याद कर सकते हो। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। और अब बात आती है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब आती है बात, देखो मैं आपको लिंक कराती जा रही हूँ थोड़ा बहुत। भारत के प्रथम गवर्नर, मतलब अंग्रेज़ों का क्या था, वो भारत को चाहते थे, क्या चाहते थे कि ये मेरा देश बन जाए। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, भारत की लिखा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और विलियम बेंटिंक। बंट मीन्स क्या होता है, चाहना, क्या होता है, चाहना। तो भारत को कौन चाहता था, अंग्रेज। कौन चाहता था, अंग्रेज। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वो बी फॉर बंगाल, बी फॉर वॉरेन से याद किया आपने, बंगाल के गवर्नर जनरल, और इसको बेंटिंक चाहने से और भारत से लिंक कर लिया। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। क्योंकि जैसे जैसे सत्ता में आती जा रही थी सरकार, कंपनी को ख़त्म करना चाह रही थी, तो उन्होंने कंपनी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब उसको केवल राजनीतिक कार्य दे दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, मैकाले को सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल, पूरा गवर्नर जनरल के हाथ में अब पूरा इंडिया आ चुका है। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो आप देख सकते हो 1833 कितना पावरफुल है। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट को पढ़ लीजिए। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। जो विधायी शक्तियाँ थीं उनको कार्यपालिका शक्ति से अलग किया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 1853 में क्या किया गया था, खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। तो अब ये थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो गया है। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं।
ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आप लोगों को मैंने आंसर छुपा लिया है, आप लोग बता सकते हो। क्वेश्चन ये है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो कौन से एक्ट के थ्रू की गई थी? तो ये आपको पता होगा, ये मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ओके, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये चीज़ कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। सबसे पहले दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। आपने ये चीज़ तो इंग्लिश मिशनरियों का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो तो पता ही होगा, शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने, उसी से संबंधित था। तो वो है 1813 में। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो अब आप लोग देख लीजिए कि 2 आपने मैच कर लिए हैं, तो इसमें देख लीजिए मिशनरियों वाला क्वेश्चन जो है वो सी के साथ 3 होना चाहिए, सी के साथ डबल 3 है, और बी के साथ 1 होना चाहिए, बी के साथ 1 होना तो ऑप्शन बी होना चाहिए। हाँ जी, तो ऑप्शन बी ही है। चलो इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें नियंत्रक बोर्ड की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित। तो ये मैंने अपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, ये तो है ही। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी तीनों हो जाएगा। देखो ये प्राच्यविद एवं आंग्लवाद ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लॉर्ड मैकाले की जो चीज़ें चली थी कि हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाएं, इंग्लिश बोर्ड लें, तो वो ऑप्शन 3 का मतलब वही है। अंग्रेजी मीडियम को जो लेके आए थे अंग्रेज, लॉर्ड मैकाले की जो सदस्यता थी उसमें, तो वो है। 1813 का एक तो था ही, और ये एक बी ऑप्शन भी जुड़ गया है, ये आप याद कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। जो हमारी ओरिएंटल शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी, वेद वगैरह जो हमारी इंडियन कल्चर से रिलेटेड थी, उसको हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा मतलब वेस्टर्न एजुकेशन और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। अच्छा, ये जो कमेटी है ये 1 लाख रुपए देने के लिए बनाई गई थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉरी, अभी इसका थ्योरेटिकल पार्ट और है। 1 लाख रुपए देने थे की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको वरीयता मिली, उसको प्रायोरिटी मिली लॉर्ड मैकाले के, उन्होंने प्रस्ताव दिया था उसके थ्रू। ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश
ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के समय के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये आपको पता होगा, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं अभी इसको छुपाई हूँ उसके बाद, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। देखो, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले 1793, जब उसको एकाधिकार मिला था कि कंपनी भारत के साथ अकेले व्यापार करेगी। फिर इसके कुछ टाइम के बाद 1813, मतलब 20 साल के बाद 1813 में इसकी ये मोनोपोली एकाधिकार जो था इसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर सकती है, ठीक है। जो चाय बनाते हैं वो चाय की पत्ती, उसका व्यापार कर सकती है कंपनी, और चीन के साथ व्यापार करती है। संपूर्ण एशिया में इनने अधिकार, ताज ने उसको ख़त्म कर दिए कंपनी के। और अब आगे चल के 1833 ईस्वी में क्या हुआ, इसके ये चाय और चीनी की भी मोनोपोली ख़त्म, सब ख़त्म। कंपनी के कोई व्यापार कर ही नहीं सकती कंपनी 1833 में, वो सिर्फ राज्य करेगी, राजनीतिक कार्य करेगी। तो ये चीज़ें हुई थी। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 का क्वेश्चन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो ये भी ठीक सही है मुझे लगता है, क्योंकि अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। इसने क्या किया, कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, बिल्कुल कर दिया था। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका है 1 और 2, राजस्व नहीं आया था। इसने चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिए थे सारे अधिकार, और क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तो ये दोनों बातें हो जाएंगी। तो वही बातें इसमें एक्सप्लेन है, तो इसको पढ़ने की इतनी आवश्यकता है नहीं। कितना है इसमें, 6 क्वेश्चन है बस पार्ट 1 में। तो 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको बस वही है सेम जो मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रही हूँ। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो किसने बनाया था? 1833 में बनाया था। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो ये था पार्ट 1 जो हमने यहाँ से कंप्लीट करा है। 1773 से 1853 तक हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। अब ये मैंने करा दिया है चैप्टर 1 का, अब ये रह गया है पार्ट 2, इसको मैं कल करा दूँगी कंप्लीट। और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और देखते रहें ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस जो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए।